2025 के पीएफएफ इंतखाबात पाकिस्तान फुटबॉल का मुस्तकबिल तय करेंगे और इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ में पाकिस्तान फुटबॉल की तारीख में पहली बार आप इस चैनल पे डायरेक्टली उन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से सुनेंगे जो पाकिस्तान फुटबॉल में तब्दीली लाना चाहते हैं। यह है पार्ट 2 मेरी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू का मोहसिन गिलानी के साथ, जहां हम डिटेल में जानेंगे कि उनका पाकिस्तान फुटबॉल इकोसिस्टम को डेवलप करने का क्या प्लान है। डोमेस्टिक लीग रिफॉर्म्स, कोचिंग एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट और नेशनल टीम पर। मोहसिन गिलानी एक ऐसे इंसान है जिनका बहुत साल का पाकिस्तान फुटबॉल और वर्ल्ड फुटबॉल में काम करने का तजुर्बा है। इन्होंने फीफा मास्टर्स प्रोग्राम किया हुआ है। ये क्लास ऑफ 2003 से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फीफा के साथ, फीफा के अंदर फीफा वर्ल्ड स्टडीज़ और फीफा के ऊपर फुटबॉल डेवलपमेंट के ऊपर और बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर स्टडीज़ को ऑथर की हुई है और थीसिस भी अपना लिखा हुआ है। इन्होंने एज़ अ फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर काफ़ी साल काम किया हुआ है। एंड ही हैज़ ऑल्सो वर्कड विद एफसी मिचेलैंड, जो कि डेनमार्क की का एक क्लब है, जो चैंपियंस लीग वगैरह में भी खेल चुका हुआ है। तो इनका दुनिया भर में फेडरेशंस और डिफरेंट जो है वो कैपेसिटीज़ में काम करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर आपने पार्ट 1 मोहसिन गिलानी के साथ नहीं देखा तो वो भी ज़रूर जाके देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की तरफ से। इस चैनल पे आपको इसी तरह का एक्सक्लूसिव और ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट मिलेगा, जो आपको पाकिस्तान फुटबॉल में और कहीं नहीं मिल सकता। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशंस ऑन रखें और कमेंट्स में बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इंटरव्यू कैसा लगा है, मोहसिन गिलानी के आइडियाज़ आपके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल में अब तो तब्दीली आ रही है, लेकिन ग्राउंड पे इस पे ऑलरेडी काम हो शुरू हो चुका है। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता तो आपको डेफ़िनेटली मैदान के बारे में पता लगना चाहिए, मैदान के बारे में जानना चाहिए। मैदान एक ऐसी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मुफ़्त में, साइन अप कर सकते हैं और फुटबॉल और बाकी सारे स्पोर्ट्स को आप आराम से अपने इर्द-गिर्द एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली आपने सिर्फ़ ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है? आपने साइन अप करना है और आराम से फिर आप देख सकते हैं कि आपके इर्द-गिर्द कौन से फुटबॉल, पैडल, डिफरेंट और भी जो स्पोर्ट्स हैं, उनके कौन से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनके कौन से मैचेज़ हो रहे हैं, उनकी कौन सी टीम्स हैं। आप खुद भी टीम बना सकते हैं, आप दूसरी टीमों को चैलेंज भी कर सकते हैं, आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसमें टीमों को इनवाइट कर सकते हैं। ये सब मैदान के थ्रू अब पॉसिबल है। आप अकेडमीज़ भी देख सकते हैं अपने एरिया में कौन-सी हैं, फुटबॉल की, पैडल की फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप उनको जॉइन कर सकते हैं। और आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐप के अंदर है। अगर आप लीग और टूर्नामेंट्स कराते हैं तो आप फिक्सचर्स, जो लीग टेबल है, स्कोर्स, असिस्ट, गोल, मतलब सारा कुछ जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और आप, जैसा कि मैंने कहा है, मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए आप ये बुकिंग और लीग्स वाला सारा फीचर, ये सारे फीचर्स जो हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर मैदान को आप डाउनलोड करें मुफ़्त में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सारे स्पोर्ट्स स्पेशली फुटबॉल को एंजॉय करें। और अब मोहसिन गिलानी पार्ट 2। तो क्लब्स और डिपार्टमेंट्स की आपने बात की, बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है पाकिस्तान का, क्योंकि आपने कहा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ममालिक के अंदर काम भी किया हुआ है, उनके साथ इंटरैक्ट भी किया हुआ है, तो हर मुल्क का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम जे लीग का उठा के इधर सीधा नहीं ला सकते। पाकिस्तान के अपने एक तौर तरीके चलते आए हैं, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस जिनको आप कहते हैं, डिपार्टमेंट्स नॉर्मली जिनको कहा जाता है, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो इसी से लिंक्ड सवाल है कि आपका डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर के बारे में क्या ख्याल है, क्या प्लान है? और उसमें ये क्लब और डिपार्टमेंट किस तरह फिट होंगे आपस में, साथ इकट्ठे, अलग-अलहदा, जो भी आप फिर इसको किस तरह साथ लेके चलेंगे? अच्छा, इसमें ये मेरी राय है इसमें कि ये आई डोंट नो कि ये क्यों एक डिस्कशन जो है ना बहुत टाइम से चलती रहती है कि क्लब अलहदा हैं, डिपार्टमेंट अलहदा हैं और ये चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ नहीं चल सकती। मैं समझता हूँ कि हम इसका एक हाइब्रिड क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अगर हम एक लीग क्रिएट करते हैं, एक प्रोफेशनल लीग क्रिएट करते हैं, तो उसमें अगर कोई डिपार्टमेंट आना चाहे, अपने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे और उसको उसी तरह एक मौका मिलना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने का, जिस तरह एक क्लब होता है। अब एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि यार नहीं जी, डिपार्टमेंट के होते हुए क्लब्स नहीं आ सकते। मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता। देखें, क्लब्स जो हैं उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। हमने उनको स्ट्रेंथन करना है और मैं समझता हूँ स्ट्रेंथन करने के लिए उनको कुछ फंडिंग भी देनी चाहिए हमें। एक डेवलपमेंट फंड्स भी हमें क्रिएट करने चाहिए जो हम एक क्लब्स को दे सकें ताकि क्लब्स आगे आएँ। और क्लब्स और डिपार्टमेंट्स को ये जो कॉम्पिटिटर बना दिया जाता है, ये
बड़ी ही मैं समझता हूँ एक गलत सोच है जो काफ़ी हद तक प्रमोट की गई है, या डिपार्टमेंट्स होंगे या फिर क्लब्स होंगे। नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसी ऐसी बात क्यों है? डिपार्टमेंट्स का अपना एक रोल है और क्लब्स का अपना एक रोल है। तो आइडियली हम एक ऐसे हाइब्रिड क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें दोनों स्टेक होल्डर्स कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, लीग की जो आप बात करते हैं कि नेशनल लीग में कौन खेलेगा, क्या होगा? तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है इस्माइल, कि जिस पे ना कोई इस तरह का एक, जिसे कहते हैं कि एक हैपहैज़र्ड फैसला नहीं करना चाहिए। कि अगर आप मुझसे पूछें कि मोहसिन, अगर आप प्रेज़िडेंट बन गए इंशाल्लाह, तो आप क्या करोगे? लीग के बारे में क्या करोगे? तो मैं एक एक सबसे पहले एक छोटा-सा एक थिंक टैंक ग्रुप क्रिएट करूँगा, जो कि इसको स्टडी करेगा कि बेस्ट बेस्ट पॉसिबल लीग का मॉडल क्या है? उनकी रिकमेंडेशन पे, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, जिसमें हर जो भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर उनकी एक स्टडी के ऊपर, एक फिज़िबिलिटी स्टडी के ऊपर, या उनके एक प्रपोज़ल के ऊपर फिर फेडरेशन को रिव्यू करके देखना चाहिए कि अगला मॉडल हमें कौन-सा इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मॉडल हम अपना कॉम्पिटिशन का इम्प्लीमेंट करेंगे, वो डिफाइन करेगा कि हम फुटबॉल में कितने सक्सेसफुल होते हैं। और वो एक, आई वुड से कि इट्स लाइक एन इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ आवर फुटबॉल डेवलपमेंट, कि हम कौन-सा मॉडल लें। अब उसमें लोग कहते हैं यार फ्रैंचाइज़ लीग करवा लें, फलाँ चीज़ करवा लें, और मैं एक बात समझता हूँ कि व्हाई डज़ इट हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अगर फ्रैंचाइज़ लीग हमारे लिए So you बेनिफिशियल, would be open to a franchise league. I would be open to, very much open to a franchise league, because if it's something that helps football development in Pakistan in any way, whether it creates a buzz, whether it gives people a chance to play, I'm very much open to that. In the same time, I think we need to strengthen our national league the way it is. लेकिन वो ट्रेड ऑफ्स होते हैं ना कि अगर आप फ्रेंचाइज लीग कराएंगे तो दैट विल समहाउ इम्पैक्ट सम अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। कोई बीच में वो आज जैसे डिपार्टमेंट्स और क्लब्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं और ठीक है अगर करना चाहिए दैट्स फाइन। बट मसला मेरे जब यहाँ से मैं देखता हूँ वो ये नहीं है कि क्लब्स फिट इन नहीं होते। मेरा मसला ये है कि डिपार्टमेंट्स को क्लब लाइसेंसिंग और उस तरफ किस तरह लेके जाना है कि वो फुटबॉल डेवलपमेंट इकोसिस्टम डेवलपमेंट के अंदर शामिल हों। तो ये जो ट्रेड ऑफ्स आ जाते हैं बीच में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। देखिए, यू आर राइट, ट्रेड ऑफ्स आ जाते हैं, लेकिन हर चीज़ को ना अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करोगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ें, हो सकता है कुछ लोगों को अपनी टीम्स में थोड़ी-सी चेंजेज़ लानी पड़ें, और जो लोग उसको लाने के लिए तैयार होंगे, आई एम श्योर के लॉट ऑफ पीपल विल बी अप फॉर दैट। तो वो तो एक हमें, जब हम एक चीज़ को मॉडर्नाइज़ करेंगे, जब हम एक बिल्डिंग को मॉडर्नाइज़ करेंगे, तो उसकी दीवारें भी तो चेंज करनी पड़ेंगी ना थोड़ी-सी, उसके दरवाज़े भी थोड़े-से चेंज करने पड़ेंगे। चेंज करने का मतलब ये है कि हो सकता है उनको रंग करना पड़े। ये नहीं है कि आप उनके चेंज कर दें, उनको दीवारें तब्दील कर दें, दरवाज़े तब्दील कर दें, ईंटें तब्दील कर दें। हो सकता है उनको रंग करना पड़े, हो सकता है उनको थोड़ा-सा बेहतर कर पड़े, उनको थोड़ा-सा क्लीन करना पड़े, या उनको थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ करना पड़े। और क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम जो है, अगर उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें हमें देखना होगा, हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि यार आप ए से ज़ेड पे चले जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप कहोगे कि जी मैं जे लीग का क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम लेके आता हूँ, तो इसमें वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती यार अभी एकदम से। ये जिसे मैं कहूँगा कि एक दीवाने के ख्वाब हैं। आपने ये चीज़ देखनी, मैं बार-बार एक चीज़ को एम्फसाइज़ करता हूँ कि 10 साल का हमारा जो है ना बुरहान है, एक क्राइसिस है। तो एक बंदा जो 10 साल से बीमार हो ना, वो एकदम से उठ के भागना नहीं शुरू कर देता। अगर आप कहोगे कि यार 10 साल से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यार अब आप आ गए हैं मोहसिन, अब आप उठा लें सारी चीज़ें और भगाएँ फुटबॉल को। नहीं, नहीं, एक बंदा जो 10 साल से बीमार रहा है, उस इंसान को उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसको थोड़ा-सा इंजेक्शन की भी ज़रूरत होती है, रिहैब की भी ज़रूरत होती है। बट वी विल वर्क डे एंड नाइट टू मेक श्योर कि द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एज़ क्विक एंड एज़ इम्पैक्टफुल एज़ पॉसिबल। लेकिन ज़ाहिर है उस प्रोसेस में लोगों को भी थोड़ा-सा अपने आप को मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस in our ecosystem for departments or for clubs or franchise league. I think we should be open-minded to everything, and we should get the right information. We should come up with a little think tank who can propose like the right models. फिर हम उसको एज अ फेडरेशन स्टडी करके फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करें कि हम कहाँ जा सकते हैं। मेरे नज़दीक तो अगर आप मुझसे पूछें, आई एम नॉट क्लोजिंग माई डोर टू एनीथिंग, राइट? ये जो हमारे अंदर एक एक माइंडसेट कुछ फुटबॉल सर्कल्स में बना हुआ है, यार नहीं, 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 मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ये नहीं हो सकता। आई थिंक उन लोगों को ना कुछ चीज़ों की इस तरह प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर फ्रेंचाइज़ लीग भी है, अब फ्रेंचाइज़ लीग में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है? उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं कि फ्रेंचाइज़ लीग कितनी देर की होगी, उसमें कौन-कौन खेल सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। द डेविल इज़ ऑलवेज़ इन द डिटेल्स, ठीक है? हो सकता है हमें कुछ चीज़ें जो हैं फ्रेंचाइज़ लीग के हवाले से पाकिस्तान के करंट सिचुएशन के मुताबिक मॉडिफ़ाई करनी पड़े। इसका ये तो नहीं मतलब कि फ्रेंचाइज़ लीग का कॉन्सेप्ट भी गलत है। हम लोग क्या करते हैं इस्माइल, ख़ासकर मैंने देखा है फुटबॉलिंग सर्कल्स में, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके या तो उसके टोटली अगेंस्ट हो जाते हैं, या उसके टोटली उसके फॉर हो जाते हैं। और उसको प्रॉपर्ली स्टडी किए बगैर कहते हैं नहीं यार मैं नहीं कर, मैं समझता हूँ फ्रेंचाइज़ लीग होगी तो फुटबॉल तबाह हो जाएगा। मैं समझता हूँ नेशनल लीग इस तरह होनी चाहिए, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट्स आगे आने चाहिए, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट नहीं आना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं यार, देयर इज़ इनफ रूम फॉर एवरीबॉडी। इट्स नॉट व्हाट यू आर डूइंग।
इट्स हाउ यू आर डूइंग इट। अगर आप उसको प्रॉपर्ली करोगे तो आप ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करो जिसमें फ्रेंचाइज लीग भी पॉसिबल हो सकती है, जिसमें नेशनल लीग भी हो सकती है। व्हाई शुड वी ऑलवेज इंसिस्ट कि नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता? हमें इसको, और दूसरी बात ये अहम चीज़ जो मैं ये कहूँगा, हमें अपने रिसोर्सेज़ देख के अपनी विज़न देख के एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन देना चाहिए। ना सिर्फ़ इसके कि हम एक जगह बैठे-बैठे एक बंदा कह दे कि यार मैं समझता हूँ कि फ्रेंचाइज़ लीग के बगैर पाकिस्तान का फुटबॉल नहीं चल सकता, या मैं समझता हूँ कि नेशनल लीग हो गई तो फ्रेंचाइज़ लीग तबाह हो जाएगी। नहीं, दीज़ आर लाइक ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स एंड आई एम नॉट फॉर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स। आई थिंक कि चीज़ों को प्रॉपर्ली रिव्यू करके, उनको सोच के, उनको दे शुड बी थॉट आउट कि यार हमने इसको करना है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज़ क्या हैं? ज़ाहिर है हमारे रिसोर्सेज़ लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है। हमने अपने रिसोर्सेज़ की तरफ लगाने हैं, लेकिन जहाँ तक लीग का ताल्लुक है, माय माइंड इज़ वेरी ओपन एंड आई रियली ट्रूली बिलीव कि लीग और कॉम्पिटिशन एक ऐसा अरीना है वेयर आई रियली डू एक्सेल, or I would like to see a transformation in terms of how we conduct competition of football in Pakistan. And that's very important to engage fans. That's very important to engage media. That's very important to have media partners, broadcasting rights, all of that stuff, जो कि पाकिस्तान में कभी मीनिंगफुली नहीं हुए। उसके लिए आपको फिर ऐसा कॉम्पिटिशन क्रिएट करना होगा जो लोगों के लिए इंगेजिंग है, जो लोगों के लिए मीनिंगफुल है। तो उसमें तमाम ऑप्शंस को स्टडी करके फिर डिसीजन लिया जाएगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है। लेकिन जनरली स्पीकिंग आई थिंक नॉट ओनली मी, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस हू विश वेल फॉर पाकिस्तान फुटबॉल, whether somebody is a president or not, should be open-minded for all kind of possibilities which can help us. एंड अगर क्लब्स की मैं बात करूँ तो कोई, क्योंकि आपने बात एक ये भी की थी कि क्लब्स के लिए एक फ़ंड क्रिएट करना जिनसे जिसको उसको सपोर्ट किया जाए, कि एक बड़ा मसला ये आता है, क्योंकि मेरी बात हो रही थी आई थिंक अदील रिज़की के साथ, तो मैं उन्हें कह रहा था कि ये एनसी के जो है वो लीग क्यों नहीं कराई एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो ही टोल्ड मी कि लीग कराना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर क्लब बेस्ड लीग कराना चाहो तो किस तरह कराओगे जब उनके पास पैसे ही नहीं है? आपने कभी क्लब्स को सपोर्ट दिया ही नहीं, उनके पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है। तो ये एक बड़ा एक अहम मेरे ख़्याल से एक सवाल है कि अगर आप एक नेशनल लीग कराते हैं जिसमें आपने बात की कि स्पेस सबके लिए होनी चाहिए। तो स्पेस तो सबके लिए है, क्लब्स के लिए भी है, लेकिन अगर वो उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है उस स्पेस को फ़िल करने के लिए, या एक ऐसी लीग में कम्पीट करने के लिए जिसमें बाप्टा के पास पैसे हैं, लेकिन आपका कोई अफ़गान एफसी चमन के पास पैसे नहीं है उतने, तो किस तरह आप कराची के, बलूचिस्तान के, पंजाब के हर जगह के क्लब्स को फैसिलिटेट करेंगे, रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने पैर पे खड़े हो सकें, और जो जो क्लब फिर ऊपर आते हैं उसके बाद वो आएँ और टॉप क्लब्स बन जाएँ पाकिस्तान के? आई थिंक हमें एक फुटबॉल डेवलपमेंट फंड क्रिएट करना चाहिए, जिसका एक अहम तरीन एलिमेंट होगा क्लब डेवलपमेंट। क्लब्स उसमें अपने फंडिंग के लिए अप्लाई करें और फिर वो बताएँ कि ये फंडिंग किसके लिए यूज़ होगी। फिर हमारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि हम उसको मॉनिटर करें कि ये फंड जो हैं दिए जा रहे हैं, इनकी क्या यूटिलाइज़ेशन है, ठीक है? क्योंकि आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने जो फीफा के साथ काम किया उसमें मेरा काफ़ी अरसा जो है वो डेवलपमेंट में गुज़रा है। बेसिकली मैं ज़्यादातर काम फुटबॉल में, फीफा में डेवलपमेंट में ही किया। तो मैंने ये देखा कि फीफा का एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम है, वो फेडरेशंस को पैसे देता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, उसका कुछ क्राइटेरिया भी है, ठीक है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है। इसी तरह क्यों ना हम वो मॉडल नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, नेशनल फुटबॉल फंड क्रिएट करें। उसमें ये कहें कि जो-जो क्लब्स इसमें से हिस्सा लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारी लीग में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनका बजट ये है। हम उसमें से ये चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब तक हमने इस सिस्टम में एक किक स्टार्ट फंडिंग नहीं देंगे क्लब्स को, ये चीज़ मुश्किल होगी। लेकिन जब आप किक लोगों को एक किक स्टार्ट फंडिंग दोगे कि यार देखें आपको हम लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी फंडिंग देते हैं। एक दफ़ा जब लीग का सिलसिला शुरू हो गया और क्लब्स ने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और फंडिंग आ गई, वहाँ से वी कैन एम फॉर देम टू बी सेल्फ सफिशिएंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इन द बिगिनिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इस्माइल कि लोग जो हैं हम लोगों को कहेंगे यार एक लीग हो रही है। मैं अदील भाई की जो बात आपने कोट की, उससे मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल, कि यार देखें आप कहेंगे लीग करा रहे हैं, आ जाएँ ये क्लब पार्टिसिपेट करने के लिए। वो कहाँ से फंड लेके आएँ? लोग अपने पर्सनल पैसों से क्लब चला रहे हैं, ठीक है? कब तक चलाएँगे और क्या ये मॉडल रियली सस्टेनेबल है? क्या इससे क्लब फुटबॉल डेवलप हो सकता है? नहीं। पाकिस्तान में कुछ चंद ही लोग हैं जो प्रॉपर्ली मेरे नज़दीक क्लब चला रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि ये क्लब का स्ट्रक्चर है, ये हम हमें आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप अगर क्लब अ, हमारी किसी लीग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर हम उसकी कॉस्ट वगैरह पे करते हैं, तो आपने उसको इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। आप आएँ अपनी टीम को पार्टिसिपेट करें ताकि आपको ये बर्डन ना हो कि यार हमारी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर सकी क्योंकि हमारे पास मीन्स नहीं थे। और हमने उस चीज़ को फैलाना है जिस हद तक हम फैला सकते हैं, जिस हद तक। उसके साथ-साथ हमने ग्रास रूट्स पे जो क्लब्स हैं, उनको भी इनवाइट करना है कि यार देखो अभी आप लोग लीग में जो है ना पार्टिसिपेट करने के लिए शायद उस लेवल पे आप लोग रेडी नहीं हो।
तो हम आपके लिए कौन-सा प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं कि आप अगले 5 साल के लिए अपना एक 5 ईयर प्लान बनाओ या 4 ईयर प्लान बनाओ, जो एक पीएफएफ का एक साइकिल होता है कि इस 4 ईयर्स में आप कौन-सा हम आपको किस तरह की फंडिंग दे सकते हैं, किस तरह की सपोर्ट दे सकते हैं। देखें, सारी सपोर्ट ना इस्माइल फंडिंग की नहीं होती। फंडिंग एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन आप उनको लोगों को रिसोर्सेज़ भी दे सकते हो। आप उनको रिसोर्सेज़ भी डेडिकेट कर सकते हो कि हम आपको एक एक बंदा देते हैं, उसकी चलो हम पे करेंगे सैलरी, वो आपका क्लब का एक क्लब मैनेजर है, उसका काम है आपके क्लब को चलाना। तो उसकी सैलरी जो है ना हम पे कर देते हैं 1 साल तक, 2 साल तक, ताकि उनको एक रिसोर्स मिल जाए। वो फिर उनकी मार्केटिंग भी करे, उसको मैनेज भी करे, जो कि एक मैं समझता हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बेसिक मॉडल है फुटबॉल में कि जब तक आप प्रोफेशनल लोग एक क्लब को रन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब क्लब को एक प्रेज़िडेंट रन कर रहा है, उसके 50 और काम है। कोई बंदा जो है ना इंजीनियर है, कोई बंदा वकील है, उसके अपने काम चल रहे हैं। जब तक हम एक रिसोर्स डेडिकेट नहीं करेंगे, तो मेरे माइंड में ये भी एक प्लान था कि हम कहें कि यार जो क्लब्स आगे बढ़ना चाहते हैं बाकी, हम ठीक है, हम उनको एक क्लब मैनेजर उनका एक फंड कर देते हैं और एक प्रोफेशनल बंदा हायर करें। हमें ही पता होगा कि हमने इस क्लब की जो है जितनी भी रिपोर्टिंग है वो उस बंदे से लेनी है और उसकी फंडिंग है, और उसका सुबह से लेके प्रोफेशनल काम भी होगा कि उस क्लब को चलाना, उस क्लब की डेवलपमेंट करना, उसका क्लब का एक एक डेवलपमेंट प्लान बनाना। उसमें हम जितनी भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। तो मेरा मेरा वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इज़ टू क्रिएट अ होल सपोर्ट सिस्टम फॉर द क्लब्स, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फंडिंग बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज़। और फिर हम कुछ बाहर से भी एक्सपर्ट्स लेके आएँ, जो कि बेसिक क्लब डेवलपमेंट, ग्रासरूट्स क्लब डेवलपमेंट जो होती है, उसपे कुछ कोर्सेज़, लेक्चर्स वगैरह दें, ताकि वो लोगों को वो टूल्स प्रोवाइड कर सकें कि यार बाकी मुल्कों में तो क्लब चलते हैं ना आखिर, वो कैसे चलते हैं? अब क्लब चलाने के लिए आपको थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, थोड़ी गवर्नेंस चाहिए, थोड़ी मार्केटिंग चाहिए, थोड़ी टेक्निकल एबिलिटी चाहिए। अब हर क्लब तो ये सारी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कहीं न कहीं से तो आपने शुरू करना है। तो मेरा ये है कि हम उसकी एक पूरी एक मैनुअल बना के हर क्लब को दें कि अगर आप वाक़ई क्लब चलाना चाहते हो, तो ये मैनुअल है। इस तरह आप इस क्लब को सक्सेसफुल कर सकते हो और इसमें हम ये वाला रोल प्ले कर सकते हैं। और जो कोचिंग क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। उसको कैसे आप ने सॉल्व करने का सोचा? आई विल गो बैक टू व्हाट आई जस्ट सेड टू यू अर्लियर कि देखें, 10 साल से जहाँ पे कोई कोर्सेज़ नहीं हुए, कोचिंग अगर आप मुझसे पूछें, कोचिंग एक ऐसा एरिया है भाई, वही वाली बात है कि बहुत सारे मसाले हैं, एक मसला नहीं है, ठीक है? आप एक मसले की बात करते हो, लेकिन कोचिंग भी एक सीरियस मसला है, अगर आप मुझसे पूछें, बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि कोचेज़, एक प्रो लाइसेंस कोच है, उसने भी मेरा ख़्याल है अपना प्रो शायद ब्राज़ील से किया था। शहज़ाद, आई नो हिम फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग टाइम। मैंने उसके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी इन द पास्ट किए हैं। तो इस तरह के और भी कुछ लोग हैं। हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि लोग सर्टिफ़िकेशन हासिल करें। भले वो सी हो, बी हो, ए हो, और लोगों को मौके दें कि वो बाहर जाके कुछ थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करके आएँ। इसके इसके लिए मेरा ये प्लान होगा, क्योंकि आई हैव गुड कनेक्शंस विद अदर फेडरेशंस। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो दूसरी फेडरेशंस को एंगेज करूँ कि वो हमारे कोचेज़ को होस्ट करें। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगा, वो आप मेरा ख़्याल है आप उस बात को एप्रिशिएट करोगे, इसलिए कि आप मुल्क से बाहर बैठे हो, तो आपको शायद वो बात ज़्यादा रेज़ोनेट करे। देखिए, कोचिंग कोर्स, एक कोचिंग कोर्स हो रहा है पाकिस्तान में, कोचिंग कोर्स हो रहा है, ठीक है? उसमें सारे पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट हैं। और वो भी लाइसेंस कोचिंग कोर्स है। उसी कोर्स को अगर आप ईरान में कर लो, कि ईरान में कोचिंग कोर्स हो रहा है, हमारे 3 बंदे उसमें शामिल हैं। मैं समझता हूँ उस ईरान वाले कोचिंग कोर्स का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ़ आपको एक कोचिंग कोर्स मिलेगा, बल्कि आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगी। आपको एक प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट मिलेगी, या आप वो कोचिंग कोर्स जर्मनी में कर रहे हो या आप स्वीडन में कर रहे हो। क्योंकि कोचिंग कोर्स में जो आपकी एजुकेशन है, वो तो एक चीज़ है ना, वो एक चीज़ है। जो एनवायरनमेंट मिलती है, वो दूसरी चीज़ है। आई मीन आई हैव बीन एजुकेटेड अब्रॉड, और मैंने ये देखा है कि बाहर की पढ़ाई में, पढ़ाई तो थी, जो एक्सपोज़र मिला, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो कोचिंग की जो एजुकेशन है, वो भी इससे डिफरेंट नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि मैं दूसरी फेडरेशंस को एंगेज करूँ और उनको इस बात पे कायल करूँ कि वो हमारे जो फुटबॉल के 10 साल हमारे ज़ाया हुए हैं, उसमें उनको उनको थोड़ा-सा फुटबॉल को रिवाइव करने में हमारी हेल्प करें। हमारे कुछ कोचेज़ को मौके दें, जो वहाँ जाके कोचिंग कोर्सेज़ कर सकें, और आई थिंक एएफसी इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। कि आप अपने किसी भी, जितने भी कोचिंग कोर्सेज़ होते हैं, उसमें आप दूसरे मुल्क से भी अगर कोई बंदे आ जाएँ, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एएफसी से कि वो हमें ये अलाउ करें कि हमारे कोचेज़ एज़ मेनी एज़ पॉसिबल बाहर जाके अपनी सर्टिफ़िकेशन कर सकें, ताकि उनको थोड़ा-सा बाहर के माहौल का पता चले। क्योंकि यहाँ पे तो फुटबॉल हुआ नहीं है, यहाँ पे तो वही माहौल है। और हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना माहौल इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, अपना फुटबॉल कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि फिर हमें कभी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आइडियली, आप शायद इस बात में हँसो, बट आई एम वेरी एम्बिशियस, तो मैं ये कहता हूँ कि बल्कि ऐसा हो कि एक वक़्त ऐसा भी आए, भले मैं और आप यहाँ पे ना हों, लेकिन एक वक़्त ऐसा आए कि हम वो वाला बीज बोएँ कि लोग बाहर से यहाँ पे आके कहें यार पाकिस्तान में फुटबॉल कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों ना हम पाकिस्तान में जाके जो है ना ये कोचिंग कोर्सेज़ करें। एटलीस्ट हम ये चीज़ अपने रीजन में, तो हम एक लीडर बन सकते हैं ना।
हमने अगर हम दुनिया में नहीं बन सकते तो हम अपने रीजन में, अपने साफ रीजन में तो एक लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हैं, व्हिच आई रियली वांट टू डू। तो मैं समझता हूँ कि बाहर का एक्सपोज़र कोचेज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़, कोचेज़ को आईटी सेवी करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है? ये एक ऐसी चीज़ है इस्माइल, जिस पे ना पहले तवज्जो ही नहीं दी गई। ठीक है, ये सी लाइसेंस कर लिया, बी लाइसेंस कर लिया, लेकिन अब आजकल का जितना भी ज़माना है वो डेटा ड्रिवन है। ठीक है? वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में फेडरेशन यकीनन अपने कोचेज़ को बुलाए, जो एक्जिस्टिंग कोचेज़ हैं, और उनको इस चीज़ पे एजुकेट करे और उनको कंपेल करे कि दे हैव टू बी टेक सेवी। अच्छा सॉरी, इसके अंदर ये बात है कि आपके जो एग्ज़िस्टिंग कोचेज़ हैं काफ़ी ए लाइसेंस वाले ओल्ड गार्ड, उनको क्या आप लोग कहेंगे कि रिफ्रेशर कोर्स करें अगर आपने कंटिन्यू करना है साथ-साथ? क्योंकि वो आपको पता है कि 80 और 90 की दिहाई से अगर किसी ने ए लाइसेंस किया था और उसके बाद से रिफ्रेशर भी नहीं हुआ, टेक सेवी तो दूर की बात है, तो फिर उनको किस तरह अपने साथ लेके तो चलना आप है? वही वाली बात कर रहे हैं ना मैंने की है, कि मैं कह रहा हूँ कि उनको रिफ्रेशर, देखो टेक सेवी होना भी एक रिफ्रेशर का एक हिस्सा है। लेकिन रिफ्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि ना सिर्फ जो 80 और 90 की दहाई वाले, तो मेरा ख्याल है कोचेज़ नहीं रहे अब। लेकिन चलें, 2000 में शायद किसी ने कोचेज़ के कोर्सेज़ किए हों, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। सर, ये रिफ्रेशर कोर्स जो है ना भाई, ये उन लोगों के लिए नहीं, ये हर इंसान के लिए। एजुकेशन जो है वो एक कंटीन्यूअस चीज़ है। आप जिस जगह पे बैठे हो वहाँ पे कंटीन्यूअस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिन्यूअस लोग अपने आप को कॉन्टिन भले कोई बैंकर हो, बैंकर अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली अपने अपने आप को एजुकेट कर, ठीक है? कोई कोच हो, कोई प्लेयर हो, तो हमने कोई मैनेजर हो, कोई कोई मार्केटिंग में हो, वो कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को एजुकेट कर रहा है। तो हमने ये कल्चर डेवलप करना है कि ना सिर्फ वो लोग जो आप जिन्हें ओल्ड गार्ड कहेंगे, या थोड़ा-सा जिनका काफ़ी टाइम हो गया जिनको कोर्सेज़ किए हुए, ना सिर्फ वो लोग, बल्कि हर इंसान अपने आप को कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन के मोड में लेके आए। और उनको तो हम ख़ासकर उन पे तवज्जो देंगे कि हम उनको देंगे कि यार ठीक है, आपने आपका तजुर्बा है, लेकिन आपको थोड़ी नई पढ़ाई की ज़रूरत है। और डेफ़िनेटली हम उनको मॉडर्न जितने भी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी जो उनमें से सिर्फ़ एक है, और भी जितने मॉडर्न मॉडर्न टूल्स अवेलेबल हैं, उनको उस चीज़ से उनकी हम आहांगी क्रिएट करें, और उनको लेके आएँ इस बात पे कि यार आपने मॉडर्न गेम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने आप को कंटीन्यूअसली एजुकेट करना है। ये तो मस्ट है। आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री। दूसरी एक बात आ जाती है, एक-एक करके मैं इकोसिस्टम का बस आपसे पूछ रहा हूँ। एक और चीज़ आ जाती है जो मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है लेकिन जिसकी बात नहीं होती, वो है यूथ डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपने बीज बोने हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान रीजनल वो लीडर बने और उसके बाद एशिया का लीडर बने और फिर कभी अ, जितने भी साल लगे एक दफ़ा वर्ल्ड लीडर बन जाए, तो उसके लिए आपको आज काम करना पड़ेगा, बोरिंग काम जो कि फिर 30, 35, 40 साल के बाद उसका जो है आपको असर नज़र आता है। हुँ, तो हुँ। यूथ डेवलपमेंट के बारे में अभी तक हमारी बात नहीं, तो उसके बारे में आपने कुछ कुछ सोचा हुआ है, आपकी कितनी प्रायोरिटी है? बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। देखिए, यूथ डेवलपमेंट का सारा सिस्टम जो है ना, मैंने जापान से सीखा, ठीक है? जापान वालों ने एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था कि हम अपने यूथ पे फोकस करेंगे, और आप देखें, जापानीज़ टीम इज़ ऑलवेज़ वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स फ्रॉम एशिया टू क्वालीफाई फॉर द वर्ल्ड कप, ऑलवेज़, राइट? कल जो है, कल नहीं परसों, एशियन चैंपियंस लीग का फाइनल है, और उसमें एक जापानीज़ टीम खेल रही है। जापानीज़ टीम इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट सऊदी टीम, ठीक है? तो जापान हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ एशियन फुटबॉल, दे हैव बीन अ वेरी डोमिनेंट पावर। आई थिंक कितने सारे एशियन कप के फाइनल्स थे जिसमें कंटिन्यूअसली जापान फाइनलिस्ट था, ठीक है? उन्होंने ये सारा कुछ जो है ना, एक यूथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम की फाउंडेशन के बेसिस पे बिल्ड किया। यूथ डेवलपमेंट के जो कोचेज़ हैं ना, मैं समझता हूँ उनकी एक स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि यूथ डेवलपमेंट एक अलग एरिया है, जिसको हमने आज तक कभी ना सिर्फ तवज्जो दी उस पे, उसको एरिया समझा ही नहीं इस बार। हम ये कहते हैं कि यार अच्छा यार इतना हुआ है, यार तुम्हें नहीं मिल सकी नेशनल टीम, तुम अंडर 16 ले लो। यार तुम्हें वो नहीं मिल सकी, अच्छा यार तुम इस तरह करो, तुम अंडर 18 ले लो, हम तुम्हें अंडर 18 दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। हमने वो वाले कोच जो हैं, जो यूथ डेवलपमेंट के कोचेज़ हैं, उनको उन स्किल्स से अम, क्वालीफाई करवाना है, उन स्किल्स से उनको हमने उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करनी है, जो कि वो यूथ डेवलपमेंट पे फ़ोकस कर सकें। क्योंकि जो प्लेयर की एक डेवलपमेंट है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। एक प्लेयर जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, उससे पीक परफॉर्मेंस लेना, वो एक डिफरेंट स्किल सेट है। हमने यूथ डेवलपमेंट को कभी एक डिफरेंट स्किल सेट समझा ही नहीं है पाकिस्तान में। हम समझते हैं यार कोच है ना, कोच तो किसी किस्म का भी कोच हो सकता है, वो नेशनल टीम का भी कोच वही होगा, चलो वो नहीं बन सका तो उसको अंडर 16 में लगा दें, नहीं। मैं समझता हूँ हमें कुछ ऐसे कोचेज़ चाहिए, और हमें ऐसे कोचेज़ डेवलप करने चाहिए, जिनका फ़ोकस ही यूथ डेवलपमेंट हो, और उनको फिर हम उस यूथ डेवलपमेंट के बेसिस पे एजुकेट कर सकें, और फिर जो स्कूल्स हैं हमारे और जो क्लब्स हैं, उनको हम उनके साथ एंगेज करें। क्योंकि एक प्लेयर पाकिस्तान में कहाँ से पैदा होता है? सबसे पहले तो वो शायद स्कूल में फुटबॉल खेलता है, क्लब में तो फिर वो बाद में आता है। दूसरी चीज़, हमने जो अपना यूथ डेवलपमेंट का फ़ोकस है, वो हमने यंग प्लेयर्स पे इस तरह करना है कि
आज से कुछ साल पहले मैं एक स्टडी का हिस्सा था, तो मेरे साथ एक फीफा के एक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वो कोच थे, ठीक है? अम, ताहिर इस्माइल, ही वाज़ फ्रॉम अरे! इजिप्ट। तो वो मेरे साथ पाकिस्तान आए, वो हम लोग एक फीफा के मिशन पे थे, तो उन्होंने एक स्टडी की, टेक्निकल स्टडी पाकिस्तान की, ठीक है? तो उन्होंने पूछा यार पाकिस्तान में जो है ना 5 साल, 6 साल का बच्चा कहाँ फुटबॉल खेलता है? तो मैं इससे पहले कि उसका जवाब देता, एक और भाई ने जवाब दे दिया कि यार पाकिस्तान में तो 5-6 साल का बच्चा फुटबॉल खेलता ही नहीं, ठीक है? तो वो शॉक में आ गए एंड दैट वाज़ अ वेरी आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। मैं ये कहता हूँ कि यूथ डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने छोटी से छोटी एज से स्टार्ट करना है। आपको तो मेरा ख़्याल है इस्माइल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप एक फुटबॉल की नॉलेज रखते हो और जहाँ पे आप बैठे हो, वहाँ तो मेरा ख़्याल है 3-4 साल से भी वो बच्चों को शुरू कर देते हैं कि आ जाओ। भले वो बेचारे भाग भी नहीं सकते। कुछ मैंने देखा है बायर्न में उनकी अकेडमी है उसमें तो बिल्कुल ही टॉडलर्स को भी वो उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो तो ये है कि हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपनी जो यूथ डेवलपमेंट की एज है ना, उसको हम नीचे लेके आएँ, हम उसको नीचे से शुरू करें। ना सिर्फ़ हम ये करें कि यूथ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि 16 साल का बच्चा यूथ डेवलपमेंट। 16 साल का बच्चा जो है ना वो बच्चा नहीं होता, वो प्रॉपर प्लेयर होता है, ठीक है? तो यूथ डेवलपमेंट में मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने क्लब्स को इस बात पे लेके आएँ, एजुकेट करें, स्कूल्स के साथ एंगेज हों। मैं समझता हूँ उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है। गवर्नमेंट का यूथ प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के एजुकेशनल प्रोग्राम है, हम उन स्कूल्स के पास जाएँ और कहें कि यार कोई अगर टैलेंटेड बच्चा है तो आप उसे सपोर्ट करें। आप उन क्लब्स को प्रोवाइड करें। हमने यूथ डेवलपमेंट पे फ़ोकस करने के लिए यूथ डेवलपमेंट के कोचेस तैयार करने हैं जो जिनकी एक्सपर्टीज़ यूथ डेवलपमेंट हो और हमने क्लब्स और स्कूल्स को एंगेज करना है ताकि हम बच्चों को एक छोटी एज से तैयार कर सकें। अभी वो चीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं। आई एम श्योर यू नो इस्माइल कि यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ पे कहते हैं अच्छा हाँ, यूथ डेवलपमेंट 14-16 साल, ऐसा नहीं है यार। यूथ डेवलपमेंट जो है वो तो आपकी 8-9 साल से शुरू हो जानी चाहिए। तो हमने उस चीज़ को चेंज करना है, उस परसेप्शन को चेंज करना है, उन बच्चों को ढूँढना है, उन बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना है जो यंग एज से जिनके अंदर पोटेंशियल है, तभी वो हम यूथ डेवलपमेंट को जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं और यूथ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं जो आगे जाके प्लेयर्स बनेंगे। और सॉरी ज़रा टाइम मैं आपका काफ़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, बात से बात निकलती जा रही है। अंडर एस्टिमेटेड है कितना टाइम लगेगा बट जस्ट तेज़ी-तेज़ी से फिर कर लेते हैं। एक एक इकोसिस्टम का सवाल रह गया है, वो ये है कि एक जो हमने चीज़ देखी है जिसका फुकदान हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बड़ी कम रही है पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर और उसकी वजह ये भी है कि ब्रांड्स इंटरेस्टेड हमेशा रही हैं। तो पब्लिक परसेप्शन ये है कि ब्रांड इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ब्रांड्स स्पेशली अब जब उन्होंने देखा है कि इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर, ब्रांड्स हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं। मुझे जो सुनने को मिला वो ये था कि वो फेडरेशंस के साथ डील नहीं करना चाहते थे क्योंकि फेडरेशंस बहुत वोलेटाइल थी, फेडरेशंस इंटरेस्टेड नहीं थी, फेडरेशंस के साथ काम करना आपको अंदाज़ा ही होगा, पुरानी फेडरेशंस के साथ काम करना प्रोबेबली बहुत मुश्किल होता होगा। तो सवाल सीधा-सीधा ये है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पार्टनरशिप्स या कमर्शियल पार्टनरशिप्स किस तरह जो है उनको लेके आएँगे और उनको एनकरेज करेंगे ताकि क्योंकि हमारा एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी बने ना, जो कि बहुत लैकिंग है। अब हम हर चीज़ को यही कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे बड़े मसाइल, ठीक है? ये बहुत देखें सब सारे ही मसले हाँ, हैं। देखें और ये मुझे आपका जो कैंडिड स्टाइल है कन्वर्सेशन का बड़ा पसंद आया एंड आई एप्रिशिएट दैट अगर इस तरह की कन्वर्सेशन मज़ीद हों तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट टू डेवलप यू नो अ, अ प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान। देखें फेडरेशन के साथ काम नहीं करना, फेडरेशन तो थी ही नहीं, 10 साल से तो फेडरेशन थी नहीं। उससे पहले कुछ स्पॉन्सर्स थे, कौन थे, क्या थे? आई मीन द लेस वी से अबाउट द बेटर। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है। दूसरी चीज़ है लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएँगे। ये मैं कहूँगा कि मेरी एक एक ऐसी चीज़ है जो मे बी probably is my strongest suit even compared to some other people. This I could say कि this is probably my strength क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम किया है फुटबॉल इन्वेस्टमेंट्स पे और मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल इन्वेस्टमेंट्स लाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर प्रोडक्ट चाहिए। फेडरेशन तो एक चीज़ है ना, चलो फेडरेशन बन गई। आपको प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो इन्वेस्टमेंट्स को समझते हों कि जब जो भी इन्वेस्टर आएगा ना, कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है इस्माइल, जो बंदा भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, भले वो स्पॉन्सर हो, भले वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता हो, उसकी अपनी एक इंटरेस्ट है। हो सकता है वो इंटरेस्ट फाइनेंशियल ना हो सकता है उसको अपनी एक मार्केटिंग चाहिए, उसका नाम चाहिए, आपको वाह-वाह चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको उनको एंगेज करने के लिए समझना है कि आप उनको दे क्या सकते हैं। आपके साथ कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा? तो ये माइंडसेट क्रिएट करना एक्सक्यूज़ मी, ये माइंडसेट क्रिएट करना तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि आपके पास एक इन्वेस्टर को कैटर करने के लिए है क्या? एक्सक्यूज़ मी। मेरा प्लान ये है, मैं ये समझता हूँ कि वी शुड क्रिएट अ होल अप्रोच वेयर वी कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इंटो फुटबॉल
And there is a lot of opportunities, whether it's league, whether it's franchise league, whether it's infrastructure development, whether it's sponsorship, that a lot of private sector people and even foreign investors and even some foreign partners are very much willing to work with us because football is a business. And it's FIFA. What is FIFA? FIFA is an international organization, but it runs football like a business. How do they earn their money? They earn a significant portion of their money through the World Cup, and it allows them to run other competitions. हमने आज तक कभी फुटबॉल को बिजनेस ही नहीं समझा। हम ये कहते हैं कि कोई बंदा फुटबॉल से पैसे कमा रहा है तो वो गलत कर रहा है। सर, मॉडर्न गेम ये नहीं है। मॉडर्न गेम ये है, आप अ, एक एक ऐसे मुल्क में बैठे हो जहाँ पे मैं समझता हूँ इस चीज़ को मास्टर किया गया, ठीक है? अब ये वो क्लब्स हैं आपके जर्मनी में तो क्लब्स जो हैं वो रेड में जाते ही नहीं हैं। अब आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद फुटबॉल क्लब इन डेनमार्क, राइट? वो कहते हैं जो रेड में जाएगा उसकी एक लिमिट है। 1 साल के लिए आप रेड में जा सकते हो, आपने वापस आना है। अगर आप रेड में ही रहे तो फिर आप लीग से बाहर हो। तो उन्होंने पूरा एक लोगों को बता दें रेड का क्या मतलब है? रेड का मतलब ये है कि आप कर्ज़े में डूबे हो, आपके ऊपर कर्ज़े हैं, आपकी जो बैलेंस शीट है वो उसमें लॉसेस ही हैं, प्रॉफ़िट नहीं है, खसारे में जा रहे हो आप। खसारे में जा रहे हो, ठीक है? तो देखें, तो लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ही नहीं ना कि फुटबॉल इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज़ हो सकती है और इसमें हमारा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप यूथ की बात करते हैं, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत यूथ डेवलपमेंट हो रही है। कोचेज़ की बात करते हैं, चलो कुछ कोचेज़ इधर-उधर हमारे पास हैं, कुछ लोग प्राइवेटली यूएफए से लाइसेंस करके आ गए, कोई किधर से आ गया, कुछ कोचेज़ हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, क्योंकि हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। और हमने ये पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना है, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को एनकरेज कर सकें कि वो आएँ, पार्टिसिपेट करें। जब हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और जब हम उस पे काम करेंगे कि फुटबॉल इज़ अ बिज़नेस, इट नीड्स टू बी रन लाइक अ बिज़नेस। और इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। दिस इज़ द वे द प्रोफेशनल स्पोर्ट वर्क्स। दैट्स द वे द वर्ल्ड वर्क्स। इंटर मिलान एक बिज़नेस है, ठीक है? बायर्न म्यूनिख एक बिज़नेस है, बोरुसिया डॉर्टमुंड एक बिज़नेस है। लोग उसको बिज़नेस के तौर पे लाते हैं। इसलिए दुनिया के इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज़ प्रीमियर लीग में इन्वेस्ट करते हैं, फ्रेंच लीग में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इसको एज़ अ बिज़नेस के तौर पे देखते हैं। सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव बीन ब्रॉट टू फुटबॉल क्लब्स टू रन देम बिकॉज़ इट्स अ बिज़नेस, राइट? हम चलो उस लेवल पे नहीं जा सकते। हमने वो कल्चर क्रिएट करना है और जब हम वो कल्चर क्रिएट करेंगे, तभी यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएँगे। इन्वेस्टमेंट को एक चीज़ चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ों के अलावा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, एक एनवायरनमेंट तो पता चले कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सर्टेनिटी, ठीक है? कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी, एक स्टेबिलिटी। जब हम वो प्रोवाइड करेंगे और हम ऐसे लोगों को अपने साथ इंक्लूड करेंगे जो उस इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट को समझते हैं, हम पूरा एक उस माइंडसेट को इम्प्लीमेंट करके दिखाएँगे, तो इन्वेस्टर भी आएँगे, ज़रूर आएँगे इन्वेस्टर। और जब इन्वेस्टर आएँगे तो इन्वेस्टर खाली एक एस्पेक्ट में नहीं आते। हम इन्वेस्टर्स को ले आएँगे, हमारी लीग में इन्वेस्ट करें, हमारे क्लब्स में इन्वेस्ट करें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। जब तक हमारा तो इन्वेस्टमेंट का हमने एक पूरा एक 360 पोर्टफोलियो बनाना है कि ये हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट की, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जब हमारे पास वो पोर्टफोलियो होगा, जब हमारे पास वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? और जब हमारे पास वो लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनका थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस भी है, दुनिया का भी इनको पता है, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ, ठीक है, इन लोगों के साथ हम एंगेज होना चाहते हैं। ऑलरेडी मेरे साथ कुछ लोग इन टच हैं जो कहते हैं कि यार, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान फुटबॉल, लेकिन हमें एक लीडरशिप ऐसी नज़र आए, ऐसे लोग नज़र आएँ, ऐसा ग्रुप नज़र आए, जिनके साथ हम मिलके काम कर सकते हैं। अगर लोगों को यही नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है फुटबॉल की, तो फिर वो कैसे उनके साथ चल सकते हैं ना, ठीक है? पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट लानी है तो हमने एक एक माहौल क्रिएट करना है, हमारी परसेप्शन हमने चेंज करनी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आपके नेशनल टीम के बारे में क्या प्लान्स हैं या थॉट्स हैं? आप जो सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछते हैं क्योंकि हमारे जो पिछले अब डेढ़ 2 साल से कोच 2 साल से कोच रहे हैं आई गेस ऑलमोस्ट वो मेन साइड के वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन रहे हैं और फिर वुमेन साइड से उनको ज़्यादा देर हो गई है दिल्लीज़ की। तो आप इनको रिटेन करने का सोच रहे हैं एज़ हेड कोचेज़ आपने अगर नहीं इन्हें रिटेन करने का सोचा, तो आपके दिमाग में कोई रिप्लेसमेंट्स वगैरह हैं? दिस इज़ आई थिंक एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि लोग चाहते हैं क्योंकि अभी पाकिस्तान टीम का मैच आ रहा है 10 जून को। तो उसके लिए क्या स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ही होंगे, डगआउट में कोई और होगा, क्या चक्कर होगा, है। क्या देखिए, नहीं होगा? अगर तो मैं इस फेडरेशन का प्रेज़िडेंट बना इंशाअल्लाह, तो उस वक़्त तो स्टीवन ही होगा कि स्टीवन के साथ मैंने थोड़ा काम भी पहले किया हुआ है और मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, ईरान में हम इकट्ठे थे। तो व्हेन आई वाज़ वर्किंग विद फीफा, तो इमीडिएटली तो कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? लेकिन इन सारी चीज़ों का भी एक प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर हम किसी को कोच बनाते हैं ना, तो हम उसे 2 मैचेज़ के लिए कोच नहीं बना सकते। हम उस अगले बंदे को ये नहीं पता कि 4 मैचेज़ के लिए कोच हूँ, मैं 6 मैचेज़ के लिए कोच हूँ, नई फेडरेशन आएगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। हमने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करना है और हमने उसको ये देना है कि ये देखो ये टाइम जो भी
कोच हम अपॉइंट करें उसको हमने एक इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका एक प्रोसीजर है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है। देखो जो जो सही इंसान है ना, सही इंसान और गलत इंसान का फैसला कौन करेगा? इस्माइल कि कौन-सा कोच बेहतर है? एक कोच ने आपको 6 मैचेज़ जिता दिए तो वो अच्छा है, उसने दूसरे ने आपको 2 मैचेज़ हरा दिए तो वो बुरा है। मैं इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि देखें, सबसे पहले आपने कोच को एक कॉन्फिडेंस, एक सर्टेनिटी देनी है और आपने उसे थोड़ा टाइम देना है। लेकिन उसने उसको उसके लिए उसको एक टाइम चाहिए कि देखिए मेरे पास 3 साल है, मैंने 3 साल में आपको ये रिज़ल्ट्स अचीव करके देने हैं। अगर आप उसको 3 साल देने के बाद 3 महीने बाद कहेंगे यार तुमने वो वाला मैच हम 2-1 से हार गए और फलाँ वाला मैच हम जीत गए और ये हो गया, अब बाहर निकलो, हम दूसरे लोग उसकी टाँगें खींच रहे होंगे किसी न किसी तरह से कोशिश में होंगे उसको निकाल दें, तो फिर तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। आई थिंक आप जो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो, मैं इंडिविजुअल से ज़्यादा समझता हूँ सिस्टम ज़रूरी है। जब सिस्टम होगा तो अच्छे इंडिविजुअल्स खुद ही आ जाएँगे। हमारे पास इंडिविजुअल्स का फुकदान नहीं है, उनकी कमी नहीं है, हमारे पास सिस्टम की कमी है। हम एक एड हॉक बेसिस पे काम करते हैं, स्टीवन को रख लिया, पता नहीं अगले मैच में है या नहीं है, उस मैच में है या नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया। देखिए एनसी को मैं ब्लेम नहीं करता क्योंकि एनसी तो एक ऑलरेडी एक एड हॉक बेसिस पे काम कर रही थी ना। तो दैट वाज़ फॉर दैट रीज़न उ उनको हम ये कह सकते हैं कि आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। लेकिन कोचिंग जहाँ तक ताल्लुक है कोचिंग का और टेक्निकल डेवलपमेंट का, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी आप अपॉइंट करें, मैं आपको यहाँ बैठे कैसे कह दूँ कि मैं उसको अपॉइंट करूँगा या नहीं करूँगा। लेकिन जिसको भी अपॉइंट करें, हमने उसको एक स्टेबिलिटी देनी है, उसको कॉन्फिड और उसके साथ-साथ आप दुनिया का सबसे अच्छा कोच भी ले आएँ। जब तक उसके साथ उसकी टीम नहीं होगी, तो कुछ नहीं हो सकता। हमने क्या किया हम अमूमन को यार फलाँ बंदा कोच आ गया, अब ये रिज़ल्ट दे के आएगा यार, ये रिज़ल्ट दे के आएगा, ये अब एक बंदे ने एक मैच जिताया। स्टीवन ने आई थिंक ही इज़ डन फेयरली वेल और फेयरली वेल क्या उसने हमें वर्ल्ड कप क्वालीफायर जिता के जो हम इतने सालों से नहीं जीत सके। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट ऑन रिकॉर्ड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। लेकिन ये है कि उसके साथ उसकी टीम की भी ज़रूरत है। ये अकेला बंदा तो नहीं कर सकता। तो हमने पूरी एक टीम बना के अ, इस सिस्टम को स्टेबलाइज़ करना है। आप अगर मुझसे ये पूछो कि यार फलाँ बंदा कोच होगा, ये होगा, ये डिसीज़न इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए। इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए। मैं एक पर से सिर्फ़ एक टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मुझे कोचिंग की मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये डिसीज़न्स उन लोगों की के मशवरे से होने चाहिए जो इस फ़ील्ड के लोग हैं, जो इस फ़ील्ड में एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं और ये म्यूचुअल कंसल्टेशन से डिसीज़न होना चाहिए, लेकिन ये डिसीज़न स्टेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि एक डिसीज़न ले लिया और एक बंदे को निकाल लिया और आज कर दिया। क्योंकि दुनिया में आप देखें कुछ कोचेज़ ऐसे हैं जिनका को थोड़ा-सा एक ड्राई स्पेल भी आता है। तो हम उनको निकाल दें। हमें हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की कॉज़ से कमिटेड हों। हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की नीड्स को समझ सकते हैं और हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो ये समझ सकते हैं कि हम रियलिस्टिकली पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स क्या अचीव कर सकते हैं। मुमकिन है एक कोच बहुत ही अफ़लातून कोच हो, बहुत अच्छा कोच हो, लेकिन उसको हमारी रियलिटी का ही नहीं पता। वो हमारी रियलिटी से जो है ना फ़ैमिलियर ही नहीं है। उसकी जो एम्बिशंस हैं वो हमारे लिए टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? तो इस फ़ेडरेशन का, इस मुल्क के फुटबॉल का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग हम अपॉइंट करेंगे, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह वो ऐसे लोग होंगे जो वो रियलिस्टिकली वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन उनको वो चीज़ अचीव करने के लिए फ़ेडरेशन को उनको एक फ्री हैंड, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट और हर तरह की मदद करनी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को ले आते हो, जब तक उनको वो चीज़ें नहीं मिलती, तो वो लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते, फिर आप उनको भी उँगली उठा के अंदर निकाल देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज़ आपने जो मुझसे सॉरी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें क्योंकि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। तो लो ऑडियंस अगर ये सुनना चाहती है कि भई मोहसिन गिलानी अगर प्रेज़िडेंट बनेगा इंशाल्लाह तो उसका क्या प्लान होगा? मैं आपको बताता हूँ कि कोच अच्छा लेना एक वाहिद डिसीज़न है। लेकिन उस वाहिद डिसीज़न पे आपकी नेशनल टीम की परफ़ॉर्मेंस डिपेंड नहीं करती। उस कोच को सपोर्ट करना, उस कोच के साथ एक पूरा एक सेटअप बनाना, एक टीम बनाना और फिर उस कोच को अच्छे और बुरे वक़्त में थोड़ा टाइम देना कि यार वो उस चीज़ को वाक़ई डेवलप करके आपको एक रिज़ल्ट ला के दे सके, वो इम्पोर्टेंट है। पर्सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है। तो जस्ट लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस ये मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी सवाल था मेरे दिमाग में, वो ये है कि आपने काफ़ी दफ़ा बात की है मॉडर्नाइज़ करने की, लोगों को मॉडर्नाइज़ होना है, सिस्टम को मॉडर्नाइज़ करना है, बनाने हैं सिस्टम। एक सवाल मेरे दिमाग में ये था कि आप ये मॉडर्न मेथड्स जो कि पाकिस्तान फुटबॉल को मेरे भी क्या उसे कहते हैं मौक़िफ़ से काफ़ी जो है वो ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है इन मॉडर्न मेथड्स की। आप इनको किस तरह पुश करेंगे या लेके आएँगे व्हाइल्स्ट एट द सेम टाइम कीपिंग एक्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स जो कि आप जिन पे आप रिलाय करेंगे फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर एग्जांपल, उनको खुश रखते हुए आप ये दोनों चीज़ें किस तरह ड्राइव करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से एक टेंशन आ सकती है एक टाइम पे। बहुत ईज़ी सवाल है। उसकी वजह ये है कि देखिए एक्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना ज़रूरी है।
जब आप लोगों को प्रॉपर्ली एजुकेट करोगे, जब आप लोगों को एक प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन से शेयर करोगे कि देखें ये हमारे चैलेंजेस हैं, हमने इन चीज़ों से निकल के इन चीज़ों में आना है, तो जो लोग वाक़ई पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर भी करना चाहते हैं। सबसे पहले उनको ये देखना होगा कि हमने जिस तरह काम किया वो काम उससे हमें कुछ भी नहीं मिला। तो स उसका उनको ऑन बोर्ड लेकर आने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आप उनको सबसे पहले एजुकेट करें, फिर उनको एक्सपोज़र दें उन चीज़ों का जो आप करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर दे विल बी कन्विंस्ड। इट्स अ ईज़ी थिंग टू डू। देखो वो ओके। उनको मिला ही नहीं है कभी, एजुकेट नहीं किया गया प्रॉपर्ली। हुँ। अब एक बंदे का अगर एक थोड़ा मसला आई वुड स्लाइटली डिसएग्री, वो एक ये भी मसला है कि पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट वांट टू इंडिविजुअल्स की मैं बात नहीं करूँगा, बट जनरल पाकिस्तान फुटबॉल नहीं, पाकिस्तान के अंदर कल्चर है कि मुझे सब कुछ पता है। अब पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर भी मैंने देखा है लोगों को लगता है वो पता नहीं पेप गार्डियोला और सब कुछ मिला-मिलू के उनके अंदर सारी नॉलेज है, और फिर उनको आप एजुकेट किस तरह करेंगे जब उनकी शुरू ही इधर से होती है कि यार तुम मुझे कौन बता रहे हो? मेरे से ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट और मैं ये और मैं वो था। तो ये एक चैलेंज आपके सर सामने हो जो सकता लोग है ये मेरे क्लेम ख्याल से। करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, मैंने तो आपको पहले ही बात शुरू की, आप आई होप कि आपने वो चीज़ को वो चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट की होगी। मैंने आपको पहले ही कहा यार फुटबॉल डेवलपमेंट इज़ अ टीम एफर्ट, जस्ट लाइक अ गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक है? मैं कितना भी एक्सपीरियंस्ड हूँ, कितने भी दुनिया में मैंने काम किया हो, आई डोंट नो एवरीथिंग। मेरे अपनी एक स्किल सेट है, आई नीड पीपल अराउंड मी हू कैन हेल्प मी विद द एरियाज़ दैट आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड इन, ठीक है? इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुझे सारा पता है, मुझे एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका तो फिर ऑब्वियसली जो है ना आगे चलना बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि फिर हम एक हद तक ही एजुकेट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा एजुकेट नहीं होना चाहता तो फिर उसको मॉडर्नाइज़ करना जो है ना, वो फिर मैं ऐसे ही कह दूँ कि मैं वो भी करके दिखा दूँगा, क्योंकि आई नो व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कांट डू। तो उनको फिर मैं जो जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, उनको फिर मैं यही कह सकता हूँ कि फिर आप अपनी जो है ना विज़न की मस्जिद अलग बनाएँ। अगर आप वाक़ई फुटबॉल को डेवलप करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड यू हैव टू बी एजुकेटेड इन द मॉडर्न ways of the game. And that's not just the governance, that's not the technical thing, it's the way the game is run. And it's run like a business, professional business. You're not aligned to it. So at least as far as I'm concerned, I think you're just going to be left behind. Because if we continue doing things the way we've been doing, Raman Allah Hafiz. जस्ट मुख्तसर सा, व्हाट कैन यू प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ योर टेन्योर? I would like to say, कि inshallah ta'ala, if Allah ta'ala gives me the opportunity, I would say you would see enhanced technical development, more coaches with more batches, inclusion of fans into the ecosystem, including inclusion of all stakeholders, investment into football for sure, development of infrastructure, inshallah, ta'ala, Zoor, and definitely strengthened governance and good relations with other federations. Inshallah, this is all these eight things. I'm very confident Allah Ta'ala ne mauka diya, I'll be able to do them. फाइनल नोट, एनी मैसेज फॉर द फैन्स? Let's hope for the best, inshallah. Ta'ala. Whoever wins the election, it shouldn't be about an individual. It should be about football in Pakistan. So whilst it's a very keenly contested election, which I can understand that, but my focus is not on the election itself only. Regardless of the outcome, let's support each other and let's contribute to a new era of Pakistan football together. बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने का, काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग गया। आई एम श्योर यू आर वेरी बिज़ी। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह फिर 20th मई के बाद लेट्स सी जो भी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेहतर होगा, आई थिंक आई होप कि वो हो जाए हम सबके सेक के लिए। जो भी होगा, थैंक यू I सो think मच। people who are involved should still be there, or we can always help each other regardless of a outcome of a vote. So let's hope for the best. And thank you so much for your time. I enjoyed this conversation, Ismail. It was nice. लाइकवाइज़, Thank you. हैव अ गुड Thank डे। you. अल्लाह हाफ़िज़। ये था मोहसिन गिलानी के साथ हमारी गुफ्तगू का दूसरा और आखिरी पार्ट। मोहसिन उन 3 लोगों में से हैं जो कि 20 मई को पीएफएफ सदर बन सकते हैं। कमेंट करें, ज़रूर, ज़रूर कमेंट करें कि आपको मोहसिन गिलानी की कौन-सी बातें अच्छी लगी हैं, कौन-सी बातों पे आप उनके साथ मुत्तफ़िक नहीं हैं। क्या ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल में प्रॉपर तब्दीली ला सकते हैं आपके हिसाब से या नहीं? अम अब आपने इनके सारे आइडियाज़, प्लान्स और विज़न्स के बारे में सुन लिया है। इसके बाद आप बाकी जो 2 उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार ताहा अलीज़ई और हाफ़िज़ ज़काउल्लाह, उनसे भी सुनेंगे, क्योंकि हम उनके भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ करने वाले हैं और वो भी हम जल्द अपलोड करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टे ट्यून्ड, नोटिफ़िकेशंस ऑन रखें, और अगली दफ़ा तक टेक केयर, टेक इट ईज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।